आप अभी भी मान रहे हैं कि यूजीसी एक बहुत बड़ी गलती बीजेपी से हो गई है? किसके दिमाग की उपज थी वो, उसकी वजह से देश भर में एक भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हुई। लेकिन अभी भी ब्रांड मोदी हो, ब्रांड योगी हो, ब्रांड फडणवीस हो, वो इंटैक्ट। जिनको लगता है सामान्य वर्ग के लोगों को ऐसे टारगेट कर कुछ होगा या ब्राह्मणों को टारगेट कर कुछ होगा, हर कोई तो ब्राह्मण करना चाहता है, ब्राह्मण का कुछ ना कर पाओगे। कि इस देश में कुछ बातें करने का साहस करना ही पड़ेगा। आरक्षण के मसले पर भी ये नहीं हो सकता है कि आप आरक्षण बढ़ाते जाएं सबको, सामान्य से लोग पिछड़े जाते हुए चले जा रहे हैं। यूजीसी के मसले पर सर एक बात जरूर देखने को मिली, उत्तर प्रदेश से जो आवाज उठी, आपने नारे भी सुने होंगे, योगी तुझसे बैर नहीं, और बाकी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये देखने को मिला, अब मैं भी जब अपने परिवार में या बाकी लोगों से बात करता नजर आया तो ये कहा कि योगी के खिलाफ ही माहौल बनाने की साजिश है। नहीं, ये मूर्खतापूर्ण है। लेकिन ये सोशल मीडिया के कुछ जो नासमझ किस्म के लोग हैं वो, और जो दूसरा जो ये IT सेल पार्टियों की काम करती है, ये मतलब ये तो बिल्कुल ही नासमझी वाला है। लेकिन एक बात जो मुझे समझ आई कि यूजीसी के मसले पर, क्योंकि वो केंद्र का फैसला था, तो योगी जी से नाराजगी उस मसले को नहीं दिखी। बीजेपी से एक अलग नाराजगी थी कि ठीक है दिल्ली का फैसला है, धर्मेंद्र प्रधान, मोदी जी और अमित शाह। लेकिन होता क्या है ना कि चुनाव जब आते हैं तो फिर कोई भी नाराजगी वो ऐसे नहीं चलती है कि फलाना से नाराजगी है और फलाना से नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ये नारों में भले लगे कि फलाना से बैर नहीं हो, तेरी खैर नहीं, वो सब, लेकिन ये नारों में ही चलता है। अगर पार्टी का कोर वोटर नाराज होता है तो फिर उसका इफेक्ट हर जगह दिखता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ बहुत वोकल हैं और वो इसकी भी बात करते हुए दिखते हैं, जनरल क्लास के लोगों की बात करते हुए दिखते हैं कि उनकी चिंता कौन करेगा। वो करते हैं, क्योंकि घुसखोर पंडा था, सबसे पहले उन्होंने FIR करवा दी भाई। नहीं देखिए, इसमें तो मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोग क्रेडिट न लें इसका। अच्छा। उस पे सोशल मीडिया पर जमकर उस पे, चाहे यूजीसी का मसला हो, चाहे घुसखोर पंडित का हो, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। हाँ, जब हो गया तो जरूर भाजपा के हर नेता ने बड़ा बड़ा बैनर लगा के उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। ऐसे ही यूजीसी में भी किया था। वो बड़बोले नेता जितने भाजपा के हैं ना, वो 4-5-6 हैं, तो उनको लगता है कि चलो इसी पे कर लें। ये इसमें कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो बोलती बंद हो गई थी। यूजीसी पे कितने लोगों ने बोला? सही बात। किसी ने स्पष्टता से नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भाई? आप दूसरे मुद्दों पर तो बोलते हैं, इस पे क्यों नहीं बोलेंगे? तो मुझे लगता है ये वाला श्रेय तो किसी को देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जनता ने रिएक्ट किया, और मैं फिर कह रहा हूं, वो मतदाता वर्ग अगर आपसे नाराज हुआ तो फिर मुश्किल होगी। तो मतलब आप अभी भी मान रहे हैं कि यूजीसी एक बहुत बड़ी गलती बीजेपी से हो गई है? बहुत बड़ी गलती है, और उसका डेंट इलेक्शन में दिखाई देगा। पूरी तरह से दुरुस्त करना पड़ेगा। अभी भी वो पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ठीक है कि आप नई सरकार उसका विरोध करने गई, वो टाइम ले लिया, सब कुछ है, लेकिन लोगों के मन में तो आ गया ना, और उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। कैंपस में आप किसी के भी खिलाफ, और मैं बार बार कहता हूं, मैं उस वक्त भी, चूंकि उस वक्त माता जी का निधन हुआ तो मैंने बहुत नहीं बोला, लेकिन मेरे जो 2 वीडियोज रहे उन 11-12 दिनों में, मैंने स्पष्ट संविधान विरोधी है। सामान्य वर्ग के बच्चों को अपमानित करना, उनको टारगेट करना, बिना वजह के ये करना, और उसमें जो जातिवादी प्रवक्ता हैं दूसरी पार्टियों को कहेंगे कि इनको तो फंसाया जाना चाहिए। महामना मदन मोहन मालवीय ने किस तरह से अपने श्रम से, तप से, त्याग से विश्वविद्यालय बनाया, वहां जाकर कोई कहेगा कि 85 और 15 की लड़ाई है। ये तो नहीं चल सकता है ना। और फिर मैं कह रहा हूं, ये संभव नहीं है कि किसी एक वर्ग को खींचकर किनारे कर दें और उसको कहें कि अरे ये तो अब, ये संभव नहीं है। और मैं फिर बता दूं, जिनको लगता है सामान्य वर्ग के लोगों को ऐसे टारगेट कर कुछ होगा या ब्राह्मणों को टारगेट कर कुछ होगा, हर कोई तो ब्राह्मण करना चाहता है, ब्राह्मण का कुछ ना कर पाओगे। ये मैं बोल रहा हूं आज आपको, ब्राह्मणों को कुछ कर ना पाओगे। हर सब ब्राह्मण बनना चाहते हैं, जो सब बनना चाहते हैं उसका क्या कर लोगे? सही बात है। सारे जितने लोग हैं जो जातिवादी पार्टियां हैं, वो तो ज्यादा ब्राह्मणवादी हो गई, अगर उस तरह से कहें तो वो तो 9 ब्राह्मण हो गए। और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि इस देश में कुछ बातें करने का साहस करना ही पड़ेगा। आरक्षण के मसले पर भी ये नहीं हो सकता है कि आप आरक्षण बढ़ाते जाएं सबको, सामान्य से लोग पिछड़ जाते हुए चले जा रहे हैं। ये कौन सा नियम है भाई?
ये कैसे हो सकता है? जो कल तक सामान्य में था आज वो पिछड़ा हो गया, ओबीसी चला गया। कहीं और चले जाइए तो एससी में और पहुंच जाता। जब एससी एसटी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कोई जाति नहीं है, शेड्यूल्ड यानी अनुसूचित जाति जनजाति, वो एक संविधान में डाला गया, तो आपको जिसको लगता है फलाना जाति है उसको शेड्यूल्ड में डाल दीजिए, अनुसूचित में डालिए। लेकिन आरक्षण कितना होगा? 20-30% से ज्यादा आरक्षण क्यों होना चाहिए? कौन सी मूर्खता है कि 50%, 60%, 70% करते चले जाएंगे? ये राजनीतिक मारामारी कहां लेके जाएगी? और ये सब जुड़ा हुआ है उसी से। ये हीन ग्रंथि से नेताओं को बाहर आना पड़ेगा कि आपको समाज का भला करना है या समाज में विभेद करना है, समाज में जाति जहर फैलाना है। आपको समाज का जो नीचे का तबका है उसको ऊपर लाना है या ऊपर वाले को नीचे ले जाना है। कैसे विकसित भारत बनेगा भाई? मोदी जी का विकसित भारत 2047 कैसे बनेगा अगर ऊपर वाले नीचे जाएंगे? ये तो तब होगा जब नीचे, जैसे उदाहरण के लिए महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है। अब ये राज्य विकसित है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इनको विकसित होना पड़ेगा ना। कहेंगे नहीं, अब एक काम करो, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सब में कोई फैक्ट्री नहीं, ये ठीक वैसे ही हो ना, ब्राह्मणों को अब कुछ मत दो, उनको पीछे कर दो, उनके खिलाफ केस लगा दो, SC ST एक्ट लगा दो। और कमाल की बात यह है कि SC ST एक्ट में ओबीसी ज्यादा फंसते हैं, जो पिछड़ी जाति वाले। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अब संवैधानिक तौर पर सवर्ण, अवर्ण, पिछड़ा, अगड़ा, इसको बंद करना चाहिए। सही बात है। ये तो नियम बनाना चाहिए, क्योंकि किसी उस तरह का न भेद है, न उस तरह की कोई जाति स्थिति है। अगर ये होना भी तो आर्थिक आधार नहीं, मैं कह रहा हूं आर्थिक के साथ सामाजिक भी रखिए। सिर्फ आर्थिक मत रखिए, आर्थिक निश्चित तौर पर आर्थिक भी है, लेकिन सामाजिक आधार भी होना चाहिए। बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे समाज जाति के लोग हैं जिनके पास पैसे हो भी तो भी उनको वो सम्मान नहीं मिलता है, ये भी सच है। उनको वो देना पड़ेगा, उनको वो सम्मान भी देना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए दूसरे का अपमान करें। आपने नया निशाना खोज लिया है ब्राह्मण को, जहां आपको मिले बस वहीं कर दो, हर किसी को भी करके चले जाओ। ये नहीं होने वाला है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो कम संख्या में है, तो जनगणना के आंकड़े लाइए ना, जनगणना कराइए, आपको समझ में आ जाएगा किसका कितना है। मैं तो समझ ही नहीं पाता हूं। मैं तो उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से गोरखपुर तक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा जाति समूह ब्राह्मण है। कोई 11% कहता है, कोई 13% कहता है। जाटव और यादव उसके बाद है, वो दोनों 9% के आसपास है। सबसे बड़ा समूह जाति अगर मजहब के आधार पर कहेंगे तो मुसलमान सबसे ज्यादा है। किसी गोरखपुर से गाजियाबाद तक आप देखिए, आपको हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ब्राह्मण मजबूत स्थिति में दिखेगा। जब सामान्य वर्ग पूरा आ जाएगा तो कितनी संख्या होती? तो मुझे लगता है ये भी एक भ्रम है जो 85-15 वाला, ये फ्रॉड है। 85-15 हो ही नहीं सकता। देश के किसी हिस्से में आप चले जाइए, 85-15 ऐसा दिखता है क्या? और मैं तो कहता हूं अपने गांव देख लीजिए। हमने तो अपना गांव देखा, सबका पुरवा होता है गांव में, तो ग्राम सभा में पुरवा होता है। ये ब्राह्मणों का है, ये उनका है, उनका है। हमें तो नहीं लगता कि इतनी संख्या कोई है, किसी जगह नहीं है। इसका मतलब है कि ये भी एक फ्रॉड फैलाया गया कि नहीं सवर्ण कम है, ब्राह्मण कम है और दूसरी जातियां बहुत ज्यादा है। मैं ये पहली बार इतने विस्तार से इस विषय बोल रहा हूं, लेकिन ये सच है। और मैं प्रतीक्षा करूंगा कि जनगणना हो तो उसमें आंकड़े साफ साफ आए। और इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है कि हिंदू एक होना चाहिए, लेकिन हिंदू में भी जातीय सामाजिक आधार भी पता चलना चाहिए स्पष्टता से, वरना ये हिंदू एक के नाम पर किसी की बलि ली जाती रहे, ये भी नहीं हो सकता है, ये कतई नहीं ठीक हो सकता है। और इसीलिए तो कहा जाता है ना कि आज की डेट में ब्राह्मण सिर्फ एक जात नहीं है, मेहनत का है, तेज है, तपस्या है, वो सारी चीज़ें दिखती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग भाई, मैं अपना ही एक एग्जाम्पल ले लूँ तो जब मेरे 12वीं में 90% के आसपास आई, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक भी कॉलेज नहीं मिला, पिछड़ा सा पिछड़ा कॉलेज नहीं मिला। और वहीं मेरे दोस्त के 40% आई, बस कास्ट का फर्क था, जबकि वो गाड़ियों से चलता था और हमारे पास हमारे आर्थिक ये डिबेट कहीं न कहीं आके तो करनी ही पड़ेगी। हाँ। और मैं फिर कह रहा हूं, आरक्षण किसी भी देश में, समाज में अगर इतना ज्यादा है तो वो उस देश को कभी आगे नहीं जाने दे सकता। बहुत आपको आरक्षण होना चाहिए तो 20 से 30%, और उसमें जो समाज और आर्थिक आधार, दोनों आधार पर जो बहुत पीछे लोग हैं उनको आगे लाने का काम आपको करना है। लेकिन आप बोल के दिखाइए, आप डंके की चोट पर बोलिए, कमेंट में दुनिया भर की गालियों की बौछार हो जाती है। और अब तो रेवंत रेड्डी जैसे मुख्यमंत्री मुसलमानों के लिए अलग से 4% आरक्षण खोल देते हैं। नहीं, वो तो देखिए, वो तो सबने खोला हुआ है। हाँ। क्यों सिर्फ रेवंत रेड्डी को कहें?
मुसलमानों को अलग से आरक्षण मिलना क्यों चाहिए जब संविधान विरोधी है ये? संविधान में साफ साफ है, और मुसलमानों तो जाति होती नहीं। या तो मानिए जाति के आधार पर उनको भी कीजिए। मुझे लगता है इस देश की राजनीति में बहुत से सहूलियत और सुविधा के लिहाज से अपने लोगों ने बना रखे हैं, उसी में ये सारे मसले चलते हैं। और अगर आपको विकसित भारत 2047 जो मोदी जी का लक्ष्य, जो बहुत शानदार है, बहुत शानदार काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही, अद्भुत काम कर रही। ज्यादातर मसलों पर मेरी उनसे सहमति होती है। देश के विकास के मामले में, देश में अवसर के मामले में, देश दुनिया के अवसरों के मामले में एक अपनी भूमिका रखता है। लेकिन अगर ये वाला चलेगा जाति जाति वाला, तो फिर मामला गड़बड़ होगा। मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से बात करने की जरूरत है और इस पर आगे भी जाने की जरूरत है।